गुड मॉर्निंग। आज हम लोग किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9 के वीडियो 28 लेकर के मिल रहे हैं। पिछला वीडियो में हम एनसीईआरटी के 2 न्यूमेरिकल आप लोगों को बना करके दिखाए थे। आज भी हम लोग न्यूमेरिकल ही पढ़ेंगे। यदि आपके पास न्यूमेरिकल हो, आप न्यूमेरिकल बनाते हो, कहीं प्रॉब्लम हो, फंस रहा हो, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात भी, आप लोग कोई भी समस्या हो तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ही बात करें हमसे। यदि कोई समझने में दिक्कत हो या किसी भी तरह की कोई समस्या हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात आप कहना चाहते हो, तो आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। वहीं पर हम लोग बातें करेंगे, समझेंगे, देखेंगे। अभी हम लोग जो है थोड़ा सा एक सवाल आ रहा था बहुत बच्चों का कि सर कोर्स खत्म होगा नहीं होगा, एग्जाम के बारे में ऐसा कुछ। तो देखिए, ये सब चीज़ों के बारे में आपको सोचना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। कोर्स खत्म होगा कि नहीं होगा, एग्जाम कैसे जाएगा नहीं, ये सरकार की टेंशन है। क्योंकि ये ऐसी परिस्थिति है जो किसी एक घर, एक जिला, एक स्टेट की बात नहीं है, इससे पूरा दुनिया परेशान है। तो ये सबके लिए एक नई परिस्थितियाँ सामने आई है। तो इसके आगे क्या होगा और समय कितना मिलेगा, हो सकता है क्या होगा नहीं होगा, तो इस पर आपको भी टेंशन नहीं लेना। आपको जो बस वर्क दिया जा रहा है, आपका जो काम दिया जा रहा है, चाहे जिस जगह पे भी हो, जिस तरह का काम करते हो, तो आपको बस उतना ही करना है। आगे ज़्यादा सोचने का कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई फायदा ही नहीं है अभी आगे सोचने का, क्योंकि किसी को नहीं पता हम क्या जवाब देंगे। आप कहिएगा कोर्स खत्म होगा, हम क्या जवाब देंगे, कब खुलेगा। यदि मई में जून में ही खुल जाए, आराम से टोटल कोर्स खत्म होगा। हो सकता है सरकार कोर्स कम करके सिलेबस कंप्लीट करवाए, या हो सकता है डायरेक्ट अपग्रेड कर दे, आपको ऐसे ही पास करा दे। ये कुछ नहीं जानता आदमी क्या होगा। ये सरकार की रणनीति उस पर बनेगी या जो होगा उसका टेंशन है। हम लोगों को परेशान इसमें होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक बेनिफिट आपको ज़रूर है, क्योंकि कोई भी परिस्थिति है तो उसी का फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। तो एक बेनिफिट ये है कि वीडियो क्लिप के माध्यम से जब पढ़ रहे हैं तो एक ही वीडियो को बार बार भी देख पा रहे हो। जैसे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं तो यदि कोई बात नहीं सुनने सर का, नहीं समझ पाए, तो हम लोग को दोबारा पूछने में भी झिझक होती है और वो बात दोबारा सुनने को नहीं मिलता भी नहीं। लेकिन यहाँ एक बेनिफिट यह है कि आप बेझिझक सवाल पूछ पा रहे हो, कोई भी सवाल पूछना है आप आराम से पूछ पा रहे हो। और दूसरा बेनिफिट ये है कि आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। दूसरा कोई क्लास आपको छूट भी गया तो भी आप पढ़ सकते हैं। तो एक इसका बेनिफिट ये है। तो परिस्थिति उसी में कुछ बेनिफिट आपको ढूंढना है, समझना है, उसी में एंजॉय करिए। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी एक हम न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं 9.7। 9.7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अपवर्तनांक 1.55 के, अपवर्तनांक 1.55 के, यानी अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.55 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या, दोनों सतहों की समान वक्रता त्रिज्या, दोनों सतह की वक्रता त्रिज्या समान है। यानी R1 का मान भी R है और R2 का मान भी R है। R1 भी R है और R2 भी R है, दोनों फलकों की वक्रता त्रिज्या समान है। कि उभयोत्तर लेंस निर्मित करने हैं, यानी उभयोत्तर लेंस बनाना है, यानी दोनों उत्तल। तो ये R1 हो गया राइट साइड में तो प्लस R, R2 हो गया लेफ्ट साइड में इसीलिए माइनस R। R1 हमारा फर्स्ट सतह का वक्रता त्रिज्या राइट साइड तो प्लस R, सेकंड सतह की वक्रता त्रिज्या लेफ्ट साइड इसीलिए माइनस R। यानी R1 का मान जो है प्लस R होगा और R2 का मान माइनस R होगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं, यानी जो लेंस बनेगा उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। जो लेंस बनेगा उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर होगी। तो फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और चूंकि ये उत्तल लेंस है इसीलिए इसका फोकस दूरी प्लस में होगा। तो सवाल क्या कहता है कि तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यानी जो वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है उसका मान होगा क्या चीज, देखिएगा। हम लोग सूत्र पढ़े हैं 1/f बराबर म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f का मान 20, म्यू का मान 1.55 माइनस 1, म्यू का मान 1.55
-1 और 1/R1 का मान प्लस R, R2 का मान माइनस R। 1/20 बराबर 0.55 गुना 1/R प्लस 1/R। 1/20 बराबर 0.55 गुना 2/R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। R बराबर 0.55 गुना 2 और गुना 20। R बराबर अब गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? यदि हम 1 0 से कर देंगे तो 5.5 और 2 दूनी 4 यानी 5 का 20 है, 5 का 20 दूनी 22 यानी 22 सेंटीमीटर। R1 का मान भी 22 सेंटीमीटर और R2 का मान भी 22 सेंटीमीटर, दोनों ही। बस R1 आपका प्लस में 22 और R2 जो है माइनस में 22। ये हमारा प्रश्न को फिर समझिए। दिया हुआ है कि 1.55 अपर्तनांक वाले कांच का लेंस बनाना है। तो अपर्तनांक दिया हुआ है 1.55। दे रहा है कि दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या समान है। जो लेंस बनाने हैं दोनों सतहों की वक्रता त्रिज्या समान है, तो R1 का मान भी R होगा, R2 का मान भी R होगा। लेकिन चूंकि उत्तल लेंस बनाना है तो R1 आपका राइट साइड होगा, R2 जो है लेफ्ट साइड होगा। तो राइट साइड होगा तो प्लस और लेफ्ट साइड होगा तो माइनस, इसलिए R1 बराबर प्लस R, R2 बराबर माइनस R। तो F का मान दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर, सूत्र रख करके हमने मान निकाल दिया। अब थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे। यदि आप इस प्रश्न को बनाए और ध्यान आपको पड़ेगा हो तो सेट जब हम बनवा रहे थे, सेट शायद 8 का एक न्यूमेरिकल था, उसमें आंसर आया था, याद होगा शायद +-R। तो हम जब न्यूमेरिकल बना रहे थे तो हमने चर्चा किया था कि उसमें लेंस क्लियर नहीं किया है कि उत्तल है कि अवतल, बस दिया था कि लेंस बनाना है। उसमें लेंस क्लियर नहीं था कि उत्तल है कि अवतल। तो हमने बनाया था कि उत्तल के लिए करेंगे तो +R, अवतल के लिए करेंगे तो -R, इसीलिए प्लस माइनस दोनों R। याद होगा शायद आपको एक प्रश्न दिए थे, आप पीछे के वीडियो में देख सकते हैं जिसमें सेट 8 बनवाए हैं हम। तो उसमें लेंस क्लियर नहीं किया था कि कौन सा लेंस है, उत्तल है कि अवतल। लेकिन इस प्रश्न में उत्तल लिख चुका है, उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल बता चुके हैं आपको, उभयोत्तल का है या द्विउत्तल का है या उत्तल का है। उभयोत्तल या द्विउत्तल, उसी को हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो यहाँ पर लेंस क्लियर कर चुका है कि कौन सा लेंस है, लेकिन उस प्रश्न में लेंस क्लियर नहीं किया गया था, इसीलिए हमने एक बार उत्तल और एक बार अवतल रख करके बनाया था। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न समझ में आ गया होगा। हम अगला न्यूमेरिकल देखेंगे। अभी हम एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं 9.9। 9.9 जो न्यूमेरिकल होगा वो 9.1 और 2 दोनों उसी टाइप का है। वहाँ पर दर्पण के लिए था और ये लेंस के लिए है, बस इतना ही का अंतर है। 9.1 और 2 जो न्यूमेरिकल है और 9.9 तीनों एक ही न्यूमेरिकल होगा, बस वहाँ पर दर्पण के लिए वो न्यूमेरिकल था 9.1 और 2, और अभी जो बनाने जा रहे हैं वो लेंस के लिए है। प्रश्न सुनिएगा। 3 सेंटीमीटर ऊंचा कोई बिंब, 3 सेंटीमीटर ऊंचा कोई बिंब, बिंब माने वस्तु, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का कोई वस्तु है। वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। आपको पता होगा कि वस्तु हमेशा सीधा रखा जाता है, इसीलिए वस्तु की ऊंचाई जो होगा वो प्लस में होगा। बिंब 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी दे दिया 21 सेंटीमीटर, एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझिए। फोकस दूरी दे दिया 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस, यानी जो फोकस दूरी दिया हुआ है ये अवतल लेंस का है। और आपको शायद पता होगा अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसीलिए यहाँ पर माइनस होगा। चिन्ह परिपाटी बिल्कुल क्लियर करिएगा तो ही आपको न्यूमेरिकल समझ में आएंगे लाइट के, क्योंकि प्लस माइनस बड़ा मायने रखता है। कब कहाँ प्लस करेंगे कब कहाँ माइनस करेंगे बहुत ही कन्फ्यूजन होगा। तो यहाँ पर अवतल लेंस है इसलिए माइनस हो गया। 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जो बिंब रखा गया है, जो वस्तु रखा गया है वो 14 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु दूरी दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। आपको शायद पता होगा वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, माइनस में होता है, इसलिए यू का मान -14 हो गया। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब के बारे में बताइए कि लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, उस प्रतिबिंब के बारे में व्याख्या कीजिए। और कहता है कि क्या होता है जब बिंब लेंस से दूर हटता है,
यानी वस्तु को जब हम लेंस से दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, तो ये घटनाओं के बारे में हम दर्पण में भी चर्चा कर चुके हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रतिबिंब के बारे में सारी जानकारी मुझे चाहिए कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है कि वास्तविक बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, ये सारी डिटेल हमें इस न्यूमेरिकल में चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, हम शुरू करते हैं। तो लेंस सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये लेंस सूत्र है। तो लेंस सूत्र में 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो इस प्रश्न में ये नहीं लिखा है कि क्या निकालना है, आप नोटिस करेंगे इस प्रश्न को, इसलिए हमने ये नहीं लिखा कि क्या निकालना है। केवल कह रहा है कि प्रश्न में कि प्रतिबिंब के बारे में आप बताइए, प्रतिबिंब के बारे में आप बताइए, प्रतिबिंब के बारे में आप जानकारी दीजिए। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, दाहिने बनेगा, बाएं बनेगा, ये सारी बातें जो आपको पूरा प्रतिबिंब के बारे में बताना है कि प्रतिबिंब की कंडीशंस क्या है, प्रतिबिंब के वर्णन कीजिए। कह रहा है कि प्रतिबिंब की वर्णन कीजिए। तो हम प्रतिबिंब के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्रतिबिंब दूरी निकालेंगे। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v माइनस u का मान -14 बराबर 1/f का मान -21। 1/v माइनस माइनस प्लस 1/14 बराबर -1/21। प्लस 14 को उस साइड लेके चले जाइए तो -14 हो जाएगा। तो -1/21 माइनस 1/14, 21 से 14 का लघुत्तम ले लीजिए 42 हो जाएगा। 1/v बराबर 42, 21 दूनी 42 -2, 14 तिया 42 -3। 1/v बराबर -5/42। v बराबर पलट दीजिए 42/5। v बराबर 5/8 40 और 5 का 20। यानी जो प्रतिबिंब बना है वो 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बना है वो 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। ध्यान दीजिए, माइनस में दिया हुआ है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो बना है वो बाएं तरफ बना है। यानी अभी तक दो बातें मुझे पता चल गई कि अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बना है वो लेंस से बाएं तरफ 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर बना है। दो बातें पता चल गई। अब हम पता करने जा रहे हैं कि काल्पनिक बनेगा कि वास्तविक बनेगा, और बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। ये दो चीज़ें को हम जानकारी लेने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, चूँकि हम जानते हैं कि m बराबर v/u, आप जानते होंगे शायद लेंस में m बराबर v/u। तो m बराबर v का मान -8.4 और u का मान -14। माइनस माइनस कट जाएगा। m बराबर ये हो जाएगा 84/14 गुना 10। 8.4 था तो 84 कर दिए, 14 6 84, 6/10 यानी 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। यानी m बराबर +3/5। महसूस शायद कर रहे होंगे आप कि m का मान जो है 1 से छोटा है, 0.6 हो जाएगा, भाग दे देंगे तो m का मान 1 से छोटा है। आपको पता होगा कि m का मान 1 से बड़ा हो तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, m का मान 1 से छोटा हो तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, m का मान 1 हो तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। तो यहाँ पर m का मान 1 से छोटा है, इसीलिए प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा। दूसरी बात, m का मान प्लस में आया है। आपको पता होगा शायद कि m का मान धनात्मक हो तो प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, और m का मान ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो m का मान जो है प्लस में आया है, इसीलिए प्रतिबिंब यहाँ पर काल्पनिक बना। फाइनली दो बातें जानकारी मिला, प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है, छोटा बन रहा है, काल्पनिक भी है छोटा भी है, और लेंस के बाएं तरफ बन रहा है 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब दूरी जो दिया हुआ है 8.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नोटिस करिएगा, हम यहाँ पर कुछ पॉइंट चर्चा करने जा रहे हैं। प्रतिबिंब दूरी दिया है 8.4 सेंटीमीटर और फोकस दूरी दिया है 21 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी जो है 8.4 सेंटीमीटर और फोकस दूरी जो है 21 सेंटीमीटर। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बना है वो फोकस के अंदर बना है? क्योंकि फोकस दूरी 21 है और प्रतिबिंब दूरी 8.4 है, इसका मतलब हुआ कि प्रतिबिंब जो बना है वो फोकस के अंदर बना है।
तो जो हम आपको अवतल लेंस में कंडीशन बताए हैं उस कंडीशन को याद करिए कि अवतल लेंस में वस्तु कहीं भी रहे, अवतल लेंस में वस्तु कहीं भी रहे, प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा, छोटा और फोकस के अंदर बनता है। तो देखिए छोटा बना है 0.6 है m का मान, प्लस है तो काल्पनिक बना है, तो छोटा और काल्पनिक हो गया, तो काल्पनिक है तो सीधा भी होगा, तो काल्पनिक, सीधा और छोटा, ये तीन बातें यहाँ से हो गई। और यहाँ से पता चल रहा है कि फोकस के अंदर बन रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब लेंस के बाएं तरफ 8.4 सेंटीमीटर की दूरी पर काल्पनिक, छोटा एवं फोकस के अंदर बनता है। प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक है, सीधा है, छोटा है और फोकस के अंदर बनता है। तो अवतल लेंस में यही कंडीशन है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि उत्तल दर्पण अवतल लेंस और अवतल दर्पण उत्तल लेंस की ज़्यादातर फीचर्स मिलते हैं आपको, हूबहू नहीं होता है, लगभग आपको मैच करता है। तो इस तरह से हमारा 9.9 नंबर न्यूमेरिकल फाइनल हुआ। अभी एक प्रश्न लिखे हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कॉन्सेप्ट के हिसाब से। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न कर रहा है कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका क्रांति कोण 45 डिग्री है। कह रहा है कि हमें उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है जिसका क्रांति कोण 45 डिग्री है। एक ऐसे माध्यम में हमें प्रकाश की चाल निकालनी है जिसका क्रांति कोण 45 डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, तो क्रांति कोण 45 डिग्री है, सी का मान दिया हुआ है 45 डिग्री। हम पढ़े हैं, शायद आपको याद होगा कि 1μ2 बराबर 1/sin c, 1μ2 = 1/sin c, जिसमें ये आप जानते होंगे कि 2 जो है वो सघन माध्यम है। ये जरूरी है समझना कि 2 जो है वो सघन माध्यम है। तो हम बात कर रहे हैं 1μ2 = 1/sin c का हो गया 45 डिग्री। तो 1μ2 = 1/sin c, sin 45 डिग्री का मान 1/√2। तो 1μ2 = √2 चल जाएगा ऊपर, तो ये आपका √2 हो गया। ये 1μ2 का वैल्यू हो गया, 1μ2 = √2। शायद आप समझते होंगे या जानते होंगे 1μ2 का एक सूत्र होता है v1/v2। 1μ2 का सूत्र होता है v1/v2। 1μ2 = v1/v2। तो हम यहाँ पर देखिएगा जो 45 डिग्री दिया हुआ है, 2 के लिए हम बात कर रहे हैं, तो 2 हमारा 45 डिग्री है। तो v1/v2 = √2। यदि हम बात करें समीकरण 1 और 2 लेकर के, कि समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट बराबर तो राइट बराबर, तो v1/v2 = √2। हमें v1 का वैल्यू निकालना है, v2 का वैल्यू तो समझने को 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। हम थोड़ा सा पीछे से अगर फिर से चल रहे हैं, 1 और 2 न लेकर के a कर दे रहे हैं। एयर और मीडियम, माध्यम, हवा और माध्यम से लेकर के चल रहे हैं। 1μ2 ना करके, ये हवा के लिए हुआ। हवा आपको पता होगा हमेशा सबके लिए विरल ही होता है, तो ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम, 2 आपको पता है सघन माध्यम होता है। तो aμm = 1/sin c, तो aμm = 1/sin 45 डिग्री, तो aμm = 1/1/√2, aμm = √2। सेम चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1μ2 का मतलब होता है, आप पढ़े होंगे कि 1μ2 का मतलब पहले माध्यम प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल। ध्यान दीजिए, 1μ2 का मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल। तो हम 1μ2 का मतलब पहले माध्यम प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल, तो aμm लिखेंगे तो क्या मतलब होगा कि हवा में प्रकाश की चाल बटा माध्यम प्रकाश की चाल। ए से हो गया हवा, तो हवा में प्रकाश की चाल, 2 से हो गया माने एम से हो गया माध्यम, तो v2 हो गया हमारा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल या माध्यम प्रकाश की चाल। हवा में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल, aμm हवा में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल।
तो हम जानते होंगे V1 बाई वी, तो यहाँ पर देखिएगा समीकरण 1 और 2 में लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट राइट बराबर, तो V1 बाई वी टू इक्वल टू √2। तो हवा में प्रकाश की चाल मुझे पता है 3 गुना 10 के पावर 8 होता है। शून्य में निर्वात में वायु में प्रकाश की चाल 3 गुना 10 के पावर 8 बाटा में V2 इक्वल टू √2। V2 बराबर 3 गुना 10 के पावर 8 और ये हो जाएगा बाटा में √2। फाइनली सॉल्व कर लीजिएगा मीटर पर सेकंड। एक बार फिर समझिए, सूत्र को समझते हैं। 1 μ2 इक्वल टू 1 बाई साइन सी। तो 2 क्या है? तो सघन माध्यम। 2 क्या है? सघन माध्यम। तो यहाँ पर हमारा मीडियम जो है सघन माध्यम हुआ और एयर हवा जो है विरल माध्यम हुआ। आपको पता होगा शायद कि विरल माध्यम हमेशा हवा होता है। हवा जब भी रहेगा वो विरल माध्यम के रूप में ही आएगा। हवा का इस्तेमाल जब भी करेंगे, हम लिखवा चुके हैं नोट में भी, आप देखे होंगे अपवर्तनांक में, कि हवा हमेशा विरल माध्यम ही रहेगा, क्योंकि हवा से कम अपवर्तनांक किसी का नहीं होता है। सबसे कम अपवर्तनांक हवा का होता है। तो ये विरल माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम हो गया। तो ए म्यू एम इक्वल टू 1 बाई साइन सी एक टर्म यहाँ है। और एक सूत्र हम लोग पढ़े हैं 1 μ2 इक्वल टू V1 बाई V2। 1 μ2 इक्वल टू V1 बाई V2। तो 1 है पहले माध्यम प्रकाश की चाल, 2 के लिए दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल। तो 1 के जगह पर यदि एयर लिखते हैं तो एयर में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। एयर में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। यदि आप सजाने की चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, ये एयर के लिए, ये माध्यम के लिए। एयर में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो एयर में प्रकाश की चाल मुझे पता है 3 गुना 10 के पावर 8 होता है। मीडियम में प्रकाश की चाल निकालना है मुझे, तो यहाँ पर हमने मीडियम में प्रकाश की चाल निकाल लिया। जैसे आपको बनाना है वैसे बनाइए। 2 सूत्र हमारे पास, 1 μ2 इक्वल टू 1 बाई साइन सी और 1 μ2 इक्वल टू V1 बाई V2। दोनों में लेफ्ट लेफ्ट बराबर राइट राइट बराबर करके सॉल्व कर दिए, आंसर हमारा आ गया। बोर्ड पर 3 प्रश्न हम आप लोगों को लिख करके दिए हैं। ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा बनाने की। इसको हम अगली क्लास में जो है वीडियो में हम बना करके भी आपको दिखा देंगे। ऐसे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे खुद बना करके। और हम अगले वीडियो में जो है समतल दर्पण से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बनवाएंगे। समतल दर्पण से न्यूमेरिकल बनाएंगे और 1-2 वीडियो और न्यूमेरिकल का चलेगा। एक तो समतल दर्पण का न्यूमेरिकल बनवाएंगे और कुछ न्यूमेरिकल बनवाएंगे हम आप लोगों को दर्पण के समूहन, मतलब 2-3 दर्पण रहेगा तो कैसे बनेगा उस पर भी हम ट्राई करेंगे। और कुछ क्वेश्चन बैंक के न्यूमेरिकल भी जो एग्जाम में पूछे गए हैं वैसे न्यूमेरिकल भी हम आपको 1-2 वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।